गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा का इतिहास का 10वां लेसन मूल निवासियों का विस्थापन, इसका थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के मूल निवासियों का उनके मूल स्थान से विस्थापन किया गया। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव विकास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिन्हें एबारिजनी कहते हैं, ये कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए, संभवतः उससे भी पहले। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती सदियों स्वप्न काल कही जाती थी। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। यानी इतिहास के अनुसार जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूल निवासी थे, वो उसके पास ही एक भूभाग था, वहाँ नज़दीक से आए थे। लेकिन उन आदिवासियों या उन मूल निवासियों का मानना था कि वे परमानेंट यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही निवास करते आए हैं। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। इनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है। इसे टॉरस स्ट्रेट टापूवासी कहते हैं। एबारिजनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका किस्से से कई बिंदुओं से मिलता जुलता है, क्योंकि इनकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण थे। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से उलट गया, जैसा कि प्राय होता आया है। इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। सिडनी के इलाके का एक वर्णन देखिए। 1790 में ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। तो दारूक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा? उनके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी ज़मीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। वे नवांगतुक, यानी जो नए लोग आए थे, बिना वजह पेड़ों काटते जाते। ये बिना वजह इसलिए जान पड़ता था कि उन्हें न डांगी बनानी आती थी, न जंगली शहद इकट्ठा करना आता था, और न ही जानवर पकड़ने आते थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया जाता, मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पका दिया जाता, ज़मीन से गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई। पहल उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। इसके बाद यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी ज़मीनें खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बासिंदों की
को अपनी जानें गंवानी पड़ेगी। ब्राज़ील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद किया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया। ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया, फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और उनके कारावास पूरे होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई। अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इस इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए ली गई ज़मीन से मूल निवासियों को निकाल बाहर करने में कोई झिझक नहीं दिखलाई। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बारा और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए वूल व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैमबरा से बना है, जिसका अर्थ है सभ्य स्थल। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में भी खेतों में काम करते थे कि उसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ, लेकिन गैर गौरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में ये भय घर कर गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं और इसलिए गैर गोरों को बाहर से रखने के लिए सरकार ने नीति अपनाई। बदलाव की लहर 1968 में एक मानवशास्त्री W.E.H. स्टैनर ने एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक में से उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी। उन्हें मानव शास्त्रियों जिज्ञासाओं के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में, प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्पी कौशल का विशाल भंडार था और वह भंडार सराहने, आदर और अभिलेखन के योग्य था। इन सब की तह में वह जरूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक वाई वरंट वी टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया, में सामने रखा। इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस धर्रे की भर्त्सना की गई थी जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना हुई। कला दीर्घाओं यानी आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। देसी संस्कृति को समझने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू किया। यह सब एक अद्भुत प्रयास है। यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों की अनदेखी बदस्तूर जारी रहती तो इस समय तक ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी कुछ विस्मृति की गर्त में जा चुका होता। 1974 में बहुसंस्कृतवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के आप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृतियों को समान आदर दिया है। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठक में मानव अधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को
औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। इसका मतलब था जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वह अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी यूरोपीय। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरा, पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में उनके मूल निवासियों का इतिहास क्या रहा है, मूल निवासियों को किस तरह से वहाँ से खदेड़ा गया, पीछे धकेला गया और किस प्रकार यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे, किस तरह उन्होंने मूल निवासियों की संस्कृति को उजाड़ने की कोशिश की और किस प्रकार से मूल निवासियों को अपनी संस्कृति बचाने के लिए प्रयास किए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा 12th क्लास। आज